नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले तो, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश द्वारा तय किया गया पथ। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। इलेवेंथ क्लास में एक प्रैक्टिकल है कि हम चुम्बक लेते हैं एक, है ना, इस पे NS लिखा होता है और उसकी बगल में चुंबकीय सुई रखते जाते हैं, तो चुंबकीय सुई की दिशा इस तरीके से चलती जाती है। तो इस तरह से ये होता है आपका क्षेत्र बल रेखा। ये जो चीज है ये क्या कहलाती है आपकी? जो इस तरह का अपन को निष्कोणिक वक्र प्राप्त होता है ये कहलाता है बल रेखा, विद्युत बल रेखा। जैसे मतलब चुंबक के लिए होती है चुंबकीय बल रेखा, ऐसे विद्युत बल रेखा होती है आवेश के लिए। ये तो आपकी थी चुंबकीय बल रेखा, है ना, और इसी प्रकार आवेश के लिए विद्युत बल रेखा होती है। तो विद्युत बल रेखाओं की अन्य परिभाषा में अपन कह सकते हैं कि स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणिक वक्र जिसमें इकाई धनावेश गति करने के लिए प्रवृत्त हो, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। ठीक है, अब इसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। गुणधर्म में क्या है बेटा? पहला है, देखिए हमने पढ़ा था कि विद्युत बल रेखा प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गति करती है। ठीक है, दूसरा, विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल या पृष्ठ के लंबवत निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और धनावेश पृष्ठ के मतलब लंबवत से मतलब ये आप मान लीजिए पृष्ठ है तो इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं जो अपन को निकलती हुई प्रतीत होगी। धन आवेश होता है, धन आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से त्रिज्या बाहर जाती हुई दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं की दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। और ऋणावेश के लिए ऋणावेश में प्रवेश करती हैं विद्युत बल रेखाएं, इसलिए ऋणावेश के लिए इस तरीके से। एक एकल बिंदु आवेश के लिए बता रही हूँ, त्रिज्या होती है, त्रिज्या मतलब जैसे त्रिज्या कहते हैं ना अपन, उसकी इस हिसाब से। और ये सब ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई होंगी। ये तीर का निशान जो है बता रहा है कि ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर तीर का निशान प्लस से दूर जा रहा है, मतलब कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल रही हैं। माइनस की तरफ ये तीर का निशान अपना माइनस की ओर है, इसका मतलब है कि ये विद्युत बल रेखाएं माइनस में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, थर्ड है विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दिशा को व्यक्त करती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये इस तरह से आपका विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चल रही हैं और यहाँ एक बिंदु P है, तो इस पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा जो है P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को बताएगी। दिशा को बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विद्युत बल रेखाएं। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इम्पोर्टेंट बात है ये इसकी। विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, नहीं करती। मान लीजिए विद्युत बल रेखा आपकी एक यूं चल रही है और दूसरी अगर यूं चल गई तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दो रेखा संभव, मतलब दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब असमान आवेश पास पास स्थित होते हैं तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो कि असमान आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को व्यक्त करती है। मान लीजिए ये आपका प्लस आवेश है, ये आपका माइनस आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो लंबाई के अनुदिश इस तरीके से सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, और जब सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनमें क्या हो रहा है, दोनों आवेशों में आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों आवेशों में आकर्षण हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें आकर्षण बल का अनुभव होता है। उसी प्रकार से दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब पास पास लाया जाता है तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और जो क्या बताती हैं, विद्युत बल रेखाओं के आकर्षण बल को बताती हैं। और इसके बाद है, जब समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं जब उनको नजदीक नजदीक लाया जाता है तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश फैल जाती है और ज्यादा फैल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, फैल जाएंगी, इसका मतलब क्या है, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। विद्युत बल रेखाएं जिनमें जो आवेश एक समान प्रकृति के होते हैं उनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं फैल जाती हैं, लंबाई के अनुदिश फैल जाती हैं, फैल रही हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, सिकुड़ना, सिकुड़ रही हैं। ठीक है, तो फैल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब जब दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य एक बिंदु P, जिसको अपन कहते हैं नोडल केंद्र या उदासीन बिंदु,
तो उदासीन बिंदु वो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, विद्युत बल रेखा यहाँ पे पाई नहीं जा रही है, तो उदासीन बिंदु कौन सा हुआ? समान प्रकृति के आवेशों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होता है? तीव्रता का मान शून्य होता है। ठीक है, एक है समान विद्युत क्षेत्र। तो समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा विषम विद्युत क्षेत्र। जिसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं काफी उनके मध्य की दूरी बहुत असमान होती है और दिशा भी अलग अलग उनकी हो सकती है ना। जैसे तीर के निशान, इसमें तो मान लीजिए ये दूरी कम ज्यादा है लेकिन तीर के निशान एक साथ है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये है आपका विषम विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में और भी जानकारी है छोटी मोटी, वो बुक में आपके दे रखी है। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो ये थी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये -q आवेश है, ये आपका +q आवेश है, और ये A बिंदु पे रखा हुआ है, ये B बिंदु पे रखा हुआ है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मान लीजिए 2a है, और इनका O जो है वो केंद्र बिंदु है। अपन कहें कि मध्य बिंदु कह लो या केंद्र बिंदु है, केंद्र है। तो O बिंदु से -q आवेश की दूरी हो जाएगी a। इसी प्रकार O बिंदु से +q आवेश की दूरी हो जाएगी a, क्योंकि टोटल दूरी अपन ने कितनी ली है? 2a ली है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि बिंदु A पर -q आवेश स्थित है, बिंदु B पर +q आवेश स्थित है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो इसकी परिभाषा जब परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे जब दो समान परिमाण एवं प्रकृति कैसी है? देखिए एक प्लस और एक माइनस है तो विपरीत प्रकृति हो गई, एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है ये तो हम समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक बिंदु पर माइनस आवेश और एक बिंदु पर प्लस आवेश होता है, और दोनों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प होती है। ठीक, ये तो है आपकी विद्युत द्विध्रुव वाली बात। अब नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, ये जो देखिए अपन ने परीक्षण आवेश लिए थे एक माइनस और एक प्लस जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो P वेक्टर में क्या लेंगे कि किसी भी आवेश का परिमाण ले लेंगे। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है उसमें चिन्ह नहीं लेना होता, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, केवल आवेश का मान लेना है, ले लिया। और उनके मध्य की दूरी, जैसे ये परीक्षण आवेश है, आपके पास आवेश रखें यहाँ पे, सॉरी परीक्षण आवेश नहीं आवेश रखें, तो दोनों परिमाण में समान है। मतलब कि अगर मान लीजिए
माइनस क्यू का मान 10 माइक्रोकूलाम है, -10 माइक्रोकूलाम है, तो प्लस क्यू का मान भी 10 माइक्रोकूलाम ही होगा। मतलब इनके परिमाण 10-10 दोनों के समान है। आवेशों का चिन्ह नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना है। और उनके मध्य की दूरी आपकी कितनी ली है? 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है जिसमें परिमाणों का आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल हो। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा के तौर पे कैसे लिखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण क्या हुआ? माइनस क्यू और प्लस क्यू में क्यू केवल चिन्ह हट गया, तथा उनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी कितनी है अपने? 2a है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। और इसे पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन क्या लिखेंगे? पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2a। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको लिख सकते हैं 2aq या फिर q। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। और इसकी दिशा जो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस और ये प्लस, यहाँ पे a और ये b, दिशा जो होगी केंद्र बिंदु पी वेक्टर की दिशा जो होगी पी की, वो किधर से किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक है बेटा, ये बात अपने समझ में आ गई कि दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अब एक बात अपन अक्ष और निरक्ष के संबंध में और समझ लेते हैं कि आप विद्युत द्विध्रुव आपका मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी, दोनों के मध्य की दूरी 2a है, इनका मध्य बिंदु O है, और ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो मध्य बिंदु, ये विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को तो उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु के लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाएगी? निरक्ष या विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद में इसका मात्रक और देख लेते हैं। हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2a। ठीक है, तो क्यू क्या है? आपका आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और 2a क्या है? आपकी दूरी, जिसको अपन किस में नापते हैं? मीटर में। तो पी वेक्टर का मात्रक अपने पास आ गया कूलाम इंटू मीटर। ठीक, और इसकी विमा जो होती है वो होती है m0, L1, T1 और A1। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु ऐसे अणु जिनके आवेशों का वितरण असमान होता है और उनके द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होते हैं। कैसे कहलाते हैं? ध्रुवीय, मतलब ध्रुवण हो जाता है, जिसमें मतलब कुल मिलाकर ये है कि प्लस का केंद्र अलग और माइनस का केंद्र अलग हो जाता है। वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय कहलाता है। तो मान लीजिए इस तरह से कि आपको मान लीजिए ये एक परमाणु है और परमाणु में प्लस और माइनस एक साथ रहते हैं।
ठीक है। अगर जब इसका ध्रुवीकरण होगा तो ध्रुवीकरण में क्या होगा, किस तरह डंबल की सी आकृति बन जाएगी, प्लस प्लस सारे एक साइड आ जाएंगे और माइनस माइनस सारे एक साइड आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि द्रव्यमान केंद्र सारे कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, प्लस एक साइड सेपरेट हो गए, माइनस एक साइड सेपरेट हो गए। तो ध्रुवीय अणु की परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे अणु जिनमें आवेश का वितरण असमान होता है तथा उनके द्रव्यमान केंद्र कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अपने पास NaCl, HCl, H2O आदि। ठीक है, तो NaCl का देखो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट है आपका अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणु जिसमें प्लस और माइनस आवेशों का वितरण जो होता है वो समान होता है, ऐसे अणु जिनमें आवेश का वितरण समान होता है। कुल मिलाकर आप ऐसे मान लो कि इसका प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पर स्थित होता है, प्लस भी यही है और माइनस भी उसके ऊपर ही केंद्रित है। तो द्रव्यमान केंद्र जो होते हैं प्लस माइनस के दोनों एक ही केंद्र पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, आपके अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे CH4 इसका एग्जाम्पल है, CO2 है ना, जिसको अपन लिखे C+4 और H+4।